हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज एक हम बहुत ही यूनिक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले जिसका अभी अभी एनएफओ आया है। और ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो केवल आईपीओ वाली कंपनीज में लगाता है या फिर रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में लगाता है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एसबीआई कार्ड वगैरह ऐसी ऐसी कंपनीज में यहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं या फिर आपकी एप्लीकेशंस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पाती, अलॉटमेंट नहीं आता है, तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो आपको यहाँ पे कीप ऑन रडार रखना चाहिए। प्लीज़ वेलकम बीट द स्ट्रीट। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो में हम करेंगे एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड का एनालिसिस, जो कि इंडिया में अपने इस तरीके का पहला है। ये कुछ टाइम से काम कर रहा था, बट ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड था। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जनरली वो होते हैं जिसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो ना एक बार यहाँ पे खुलता है, फिर आप उसको 2-3 साल बाद लगा सकते हो। 2018 में चालू हुआ था। और अगर आप देखोगे फंड ने यहाँ पे, अगर आप देखोगे निफ्टी 500 को, जो इनका बेंचमार्क इंडेक्स है, तो उसका 14.3% का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पे कंपनी ने बताया है एडलवाइस का 6 महीने का रिटर्न यहाँ पे 35% का है, 12 महीने का 68% का है, सिंस इंसेप्शन यहाँ पे 14% का है। और इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। बट मैं इसको बेंचमार्क नहीं मानता हूँ। अगर अपन देखेंगे तो मैं इसे बेंचमार्क नहीं मानता हूँ। मैंने जिसको पिछली बार जब कवर किया था, मेरे इंस्टाग्राम में भी बताया था, बीएससी यहाँ पे आईपीओ इंडेक्स करके होता है, उससे मैंने इसको जब कंपेयर किया था, जब मैंने लास्ट इसके बारे में बताया था, तो अभी ये खुला है। मैंने इससे पहले भी कवर किया था, ये आईपीओ आने म्यूचुअल फंड आने वाला है नया। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि बीएससी का एक आईपीओ इंडेक्स है, उसको इसने ना अंडर परफॉर्म किया है। बीएससी आईपीओ इंडेक्स में वही कंपनीज होती है जो जनरली लिस्टेड, न्यूली लिस्टेड होती है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बट उससे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो जो मेरे को एक थोड़ा अजीब लगता है। और कंपनी को इस फंड को 3 साल हो चुके हैं। बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी ने बताया कि सिंस इंसेप्शन इसने निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स को यहाँ पे ना ओवर परफॉर्म किया है। मतलब कंपनी ने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद अगर आप देखोगे, अपन ओवर परफॉर्म को आप आउट परफॉर्म भी बोल सकते हैं। और कंपनी का यहाँ पे जो रहा है एट्रीब्यूशन नॉट अबाउट लिस्टिंग डे गेन्स अलोन, तो कंपनी यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के हमें काम करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल सिंस इंसेप्शन कंपनी की यहाँ पे क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, बकेट वाइज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखो। कुछ आईपीओ स्टॉक्स होते हैं जिनमें आईपीओ में लगाती है, कुछ लिस्टिंग डेट्स के लिए काम करती है, कुछ नए आईपीओ जो आने वाले उनमें लगाएगी, फिर ओल्ड आईपीओज में लगाएगी जो मतलब पुराने हो चुके हैं। मतलब अगर आप देखोगे ओल्ड आईपीओज मतलब दैट आर रिसेंटली लिस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फंड, न्यू आईपीओज दैट वर लिस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद कंपनी कुछ यहाँ पे ना फीस, डिविडेंड, अदर से इनकम आती है, फिर एनएवी रिटर्न्स वगैरह जो बनते हैं। तो ये उनका ओवरऑल यहाँ पे लिस्टिंग का ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो एवरेज रिटर्न्स रहा है बाकी सभी से, तो आईपीओ यूनिवर्स और ये सब चीज़ें बताइए कि कैसे कैसे रहा है। स्मॉल कैप में यहाँ पे फंड का पोर्टफोलियो सिलेक्शन कैसा है, लार्ज कैप पे कैसा है, तो कितने कौन कौन से तरह के यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे जो स्टॉक है, तो आप देखोगे 90% स्टॉक तो आईपीओ स्टॉक्स में लगा रखा है, जिसमें से 45% स्मॉल कैप टाइप्स के हैं, मतलब जो स्मॉल कैप आईपीओज आते हैं। फिर मिड कैप वाले 27% है और बाकी 19% है। और ये इस तरह का इनका पूरा मतलब है ना एक्सपोजर है। फिर उसके बाद कंपनी के पास बहुत सारे विनर्स हैं, बट कुछ यहाँ पे टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और टॉप 10 डिट्रैक्टर्स भी है। डिक्सन, अंबर, एलटीआई, डॉक्टर लाल पैच, मेट्रोपोलिस, डीमार्ट, आवास फाइनेंशियल सर्विसेज, आवास और एफएल इंडिया, ये इनके कुछ टॉप पिक्स है। पीएनबी हाउसिंग, क्वेस्ट, कैपेसिटी इंफ्रा, एरिस, शंकरा बिल्डकॉन, आरबीएल बैंक, टीसीएन ब्रांड्स यहाँ पे जो है, उज्जीवन, अगर आप देखोगे तो ये इनके कुछ अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन टू एनएवी भी दे रखा है, किन किन से ज़्यादा एक्सपोजर है, तो जो सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले उनसे हाईएस्ट एक्सपोजर 2% का है। और यहाँ पे जो सबसे अंडर परफॉर्म वाले अगर आप देखेंगे टॉप 10 वाले में, सबसे यहाँ पे लगभग है ना 2% से ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है। इनका एलोकेशन तो अच्छा है, बट इनकी सेलेक्शन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रह जाती, मतलब इनके पास भी इतने यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो अंडर परफॉर्म में रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस स्नैपशॉट अगर आप देखते हो तो ये कंपनी ने बताई है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें लगती है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने सेक्टर एलोकेशन बताया है, फिनेंशियल और यहाँ पे कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी और टेक्नोलॉजी, फार्मा इनके कुछ टॉप यहाँ पे है। स्टॉक कंसेंट्रेशन की बात करें, 5 स्टॉक इनके 25% यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से डिक्सन, एल&टी टेक, डीमार्ट, आईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, इनके कुछ बढ़िया यहाँ पे टॉप पिक्स रही है। फिर वहीं पे अगर आप देखिए पोर्टफोलियो की एक्टिव बेट्स वर्सेस वैल्यू माइग्रेशन वगैरह जो कंपनी ने बताया है, वो सारी चीज़ें तो ठीक है।
और पोर्टफोलियो में यहाँ पे चर्न बहुत कम देखने को मिला है। और वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे जो परसेंटेज ऑफ एयूएम है दैट कैन बी लिक्विडेटेड, ये मतलब क्या हुआ, ये ऐसा एयूएम है, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे लिक्विडेट किए जा सकते हैं। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो ओवरऑल 98% यहाँ पे जो फंड है ना, वो मतलब 5 दिन में जाके बेचा जा सकता है, मतलब लिक्विडिटी। जैसे येस बैंक के स्टॉक है ना, अपने पुराने वाले येस बैंक के जो हैं वो 3-3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में चले गए, तो ऐसे कोई इनके पास स्टॉक नहीं है, मतलब 5 डे के अंदर ये लोग आपको पैसा रिफंड कर सकते हैं, वो कंपनी ने बताया है। तो ये सारी चीज़ें। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने टोटल आईपीओज में जो पार्टिसिपेट किया था 147 में किया था, 147 आए थे, 53 में पार्टिसिपेट किया, 15 एग्जिट किए, 38 अभी भी पोर्टफोलियो में। इनके जो चर्न रेट है बहुत कम है, बहुत कम अपने मतलब आईपीओ को ऊपर नीचे करते हैं। और उसके अलावा आईपीओ के मार्केट में कुछ स्ट्रक्चरल टेलविंड्स आते हैं, ये बुल मार्केट से एकदम कोरिलेट करता है। बुल मार्केट आएगा तो आईपीओ अच्छे आएंगे, आईपीओ ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आईपीओ आएंगे तो फंड के पास ज़्यादा चॉइस रहेगी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए। कम आईपीओ आएंगे तो इनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रहेगी। तो हो सकता है कि मान लीजिए एक इंफ्रा कंपनी में लगाना था तो एक ही आईपीओ आया तो उसमें लगा दिया, ठीक है, तो वो हो सकता है 5 इंफ्रा कंपनी की आईपीओ आए तो 5 में से एक को अब लेंगे और वो जरूर बढ़िया ही होगी, बिकॉज दे हैव अ गुड मैनेजर्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट रहता है, अगर आप देखोगे तो आईपीओस वगैरह में और इन सब में, तो वो सारी चीज़ें, आईपीओ की मार्केट की जो एक्टिविटी है वो रिमेन्स हेल्दी। अभी अगर आप देखेंगे 17 आईपीओ आ चुके 2021 तक, और ईटी प्राइम की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले टाइम में 30 आईपीओ और आ सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा फंड है जो आप थोड़ा बहुत अपने ओवरऑल पूरे टोटल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का 10% पैसा आप या फिर 5% पैसा इसमें एक्सपोजर रख सकते हो, अगर आपको आईपीओस वगैरह का शौक है और अगर आपको लगता है कि आईपीओस की कंपनीज है। और ये क्या होगा ना, इस आईपीओ को आप, इसके फंड को देखिए, फंड का पोर्टफोलियो हमेशा यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल होता है, इसको आप अपने म्यूचुअल फंड ऐप से भी देख सकते हो। तो आप इनको इसलिए भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन कौन से आईपीओ स्टॉक ऐसे हैं जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड उठा रहे हैं। तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, अगर ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेता है, नए आईपीओ को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, ठीक है। ब्लाइंड बैट मत खेलिएगा किसी भी आइडलवाइसिस के या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड बड़े आदमी को देख के, बट यहाँ पे एक अपने को थोड़ा यहाँ पे कंफर्ट देखने को मिलता है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनीज ने एक और यहाँ पे जो चीज़ें बताई है कि यहाँ पे जो इनके जो पी और वीसीज इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो आईपीओज वाली कंपनीज में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो भी उसका इम्पैक्ट बताया कि कैसे कैसे होता है। और यहाँ पे न्यू एज बिजनेस है कंपनी के पास, जो ओवरऑल बिजनेस है ना, तो वो यहाँ पे बताएं कि कैसे कैसे यहाँ पे न्यू एज बिजनेस में ये सारे हैं जो यहाँ पे ओवरऑल है। कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस भी है इनके पास, और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि किस किस तरह के हम लोग बिजनेस में और किस किस तरह के काम में हमारी जो आईपीओज की कंपनीज है वो काम करती है। और यहाँ पे आईपीओ स्टॉक्स है परफॉर्म बेटर, ये कंपनी ने बताया, ये फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, ऑटो, टेक्नोलॉजी, इन सेक्टर्स में यहाँ पे बताया है। और अगर आप देखोगे आईपीओ स्टॉक्स में कंपनी बोलती है कि यहाँ पे पोटेंशियल टू ग्रो बिग है, उसके पीछे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसलिए भी कंपनी बोलती है कि ये क्योंकि वो है ना, आईपीओ वाले जो स्टॉक्स होते हैं जनरली छोटे होते हैं, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बहुत कम लार्ज कैप आईपीओज आते हैं, जो स्मॉल कैप मिड कैप आईपीओज ज़्यादा आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने एक चार्ट बनाया कि 12 कंपनीज लार्ज कैप थी अपने आईपीओ के टाइम पे और आज भी लार्ज कैप है, 8 कंपनीज अपने आईपीओ के टाइम पे मिड कैप थी जो अब लार्ज कैप बन गई है, 22 कंपनीज ऐसी थी स्मॉल कैप थी अपने आईपीओ के टाइम पे, अब मिड कैप बन गई है। तो ये आप इसको ऐसे देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया चार्ट कंपनी ने बताया कि मतलब है ना, सिंस 2018 कितने आईपीओज आए थे और कितने यहाँ पे कंपनी ने ये किए। इसमें से कुछ नेगेटिव है जो मतलब मिड कैप थे और स्मॉल कैप में आ गए हैं, और स्मॉल कैप में थे और यहाँ पे सस्पेंडेड हो गए या फिर वो सारी चीज़ हो गई, जिसमें मनपसंद बेवरेज और प्रभात डेयरी यहाँ पे ओवरऑल प्रॉब्लम में रहा, पेनरिंग इंजीनियरिंग और सीसीडी, ये कुछ आईपीओज थे जो यहाँ पे कंपनी है ना, इनमें फ्रॉड वगैरह हो गए या फिर ये लोग चले गए तो ये डीलिस्ट वगैरह हो गए और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ये सारी लिस्ट है जितनी भी कंपनी ने, अभी इन्हें रिसेंटली सोना, बीएलडब्ल्यू, इंडिया पेस्टिसाइड्स, कृष्णा किम्स और आधार हाउसिंग और इन सब में भी अगर आप देखोगे तो ये बताया कि लिस्ट ऑफ अपकमिंग आईपीओज, वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल वगैरह ये सब इन्हें डिस्क्लोज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप सभी को ये कंपनी ने बताया कि कैसे कैसे है ना, अभी आईपीओ में इतनी ग्रोथ हो गई है तो यहाँ पे एक्सेस डिफरेंट हो जाता है, मतलब अलॉटमेंट आना मुश्किल हो जाता है, तो वो बताया है कि कितना कितना ज़्यादा यहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आ जाता है। फिर वहीं पर अगर अपन देखेंगे तो कंपनी ने राइट सिलेक्शन वगैरह ठीक है, वो सब चीज़ें बताई है। पोस्ट लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑफन मिस्ड, तो वो सब चीज़ें तो ठीक है।
तो कंपनी ने ये बताया कि है ना, लिस्टिंग डे पे गेन होने के बाद लोग बाग एग्जिट हो जाते हैं, जो जनरली हमारी राय भी रहती है। और उसके बाद पोस्ट लिस्टिंग गेन क्या होता है, जो 30% कुछ IPOs में देखा गया है, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है। अब देखो, सारे कंपनीज़ के स्टॉक, सभी कंपनी के IPOs इतने बढ़िया परफॉर्म नहीं करते, आप सभी को पता है। कुछ ही IPOs आते हैं, 10 IPO में से 2 IPO, 3 IPO ऐसे तो जो काफ़ी अच्छे होते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड, SBI कार्ड, रूट मोबाइल, तो ये सब कंपनीज बहुत बढ़िया होती हैं। अच्छा, कंपनी यहाँ पे 100 लिस्टेड जो रिसेंटली होती है उनमें से 30-40 को लेती है और उनमें पैसा वगैरह लगाती रहती है, और ये सारी चीज़ें, इनकी हाई लिक्विडिटी रहती है। और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ये कंपनी ने बताया कि कैसे कैसे हम लोग आइडिया सेलेक्ट करते हैं, रीबैलेंसिंग वगैरह आपको बताया मैंने, बहुत कम होती है। और फिर फिनेंशियल एनालिसिस, क्वान्टिटेटिव एनालिसाइजिंग, एक्सपोजर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह काम होता है, और ये सारी चीज़ें, बेटर एक्सेस है और वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताया कि ओवरऑल यहाँ पे बाकी सभी कंपनीज़ में कितना IPO का वाले स्टॉक्स का बाकी म्यूचुअल फंड्स में कितना होता है, और इस वाले IPO में 92% एक्सपोजर है, बाकी सभी में यहाँ पे 18% या 9-10% होता है। तो ये कंपनी ने कुछ यहाँ पे टॉप 10 मल्टी कैप फंड्स लिए हैं, जिनके नाम नहीं बताए हैं, तो वो है बेटर सिलेक्शन वगैरह, ठीक है। तो कंपनी ने ये बताया कि इन लोग का जो बेटर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है वो हमेशा इनको हेल्प किया है, जिन में इन लोग ने अवॉइड करने को बोला है वो कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये वो चार्ट इन्हें दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस रेशोज़ वगैरह कंपनी ने बताई है कि SBI कार्ड एक सक्सेस स्टोरी थी। फिर यहाँ पे ग्लैंड फार्मा, SBI कार्ड तो बहुत ही मेरा शानदार स्टॉक है, बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। ग्लैंड फार्मा भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, जो बेसिकली इंजेक्शन के बिजनेस में करता है। कैम्स, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसकी भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें, समरी वगैरह मैंने आपको बता दी है। फंड के कुछ अब मेन फीचर्स देखिए, 522 करोड़ का इनका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मिनिमम 1000 यहाँ पे 5000 करना है। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल ऑफ 1 में पैसा लगा सकते हो। एग्जिट लोड यहाँ पे क्या है, 180 डेज़ के तक अगर आप लगाते हो तो आपको 2% का एग्जिट लोड लग जाएगा 180 डेज़ में, अगर आप एग्जिट कर जाते हो तो। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप यहाँ पे जो SIP कर सकते हो वो 500 रुपये से आप SIP कर सकते हो। कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पे पेटीएम मनी पे चेक किया था। और उसके बाद यहाँ पे 29 जून से ये चालू हो चुका है। और बाकी ये कंपनी के कुछ मैनेजर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, इसको आप ग्रो या फिर आपकी कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप पे जाके आप कर सकते हैं। नहीं तो आप एडलवाइसिस इस फंड का नाम भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एडलवाइसिस की साइट पे, म्यूचुअल फंड साइट पे भी जाके देखने को मिल सकता है। तो ये था एक हमारा अच्छा खासा एक मस्त IPO का रिव्यू, जो कि हमको अच्छा लगता था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग ने इससे पहले एक बहुत ही अच्छा IPO सेलेक्ट किया था, जिसका नाम था मीरे, यहाँ पे मीरे NYSE फैंग प्लस इंडेक्स, जिसने अभी बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। वो एक ऐसा IPO है, वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो टॉप 10 कंपनीज में लगाता है फैंग स्टॉक्स में। फैंग स्टॉक्स यानी फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स और अपना टेस्ला वगैरह, और इन सभी कंपनीज में यहाँ पे पैसा लगाता है, ठीक है ना। जैसे कि जो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और वो सब, तो उनमें वो पैसा लगाता है और उसने काफ़ी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो वो एक बहुत बढ़िया, आप देखना चाहें तो आई बटन दबा के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंड है। किसी को आउट ऑफ इंडिया का एक्सपोजर चाहिए बड़े बड़ी कंपनीज में, टॉप 10 जो बड़ी कंपनीज है एप्पल वगैरह के स्टॉक्स में, तो वो आपको एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट बेट हो सकता है म्यूचुअल फंड के हिसाब से, वन ऑफ आवर फेवरेट म्यूचुअल फंड ऑल्सो। सो ये था हमारा रिव्यू। अगले IPO म्यूचुअल फंड के रिव्यू के लिए हम लोग अगले सैटरडे को मिलेंगे और नए नए म्यूचुअल फंड के यहाँ पे रिव्यू करेंगे, और इसी तरह के कुछ नए नए यूनिक म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ हम लोग और आने वाले टाइम में कवर करने वाले। एक यहाँ पे हमारे पास है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत भी चल रहा है, तो एक UTI का एक मोमेंटम फंड है, जिसमें हम लोग ज़रूर यहाँ पे उसको कवर करेंगे, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। अच्छा, NFO में यहाँ पे कभी भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जनरली मेरी यहाँ पे रहती है कि आप है ना उसमें पहले उसको 2-3 महीने देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो। तो यहाँ पे आप उसमें पहले परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि जनरली जब भी NFO आता है तो उसका पैसा पहली बार तो 2-3 महीने तक डेब्ट फंड्स में रहता है, फिर धीरे धीरे वो फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास भी जब सैलरी आती है तो ऐसा तो है नहीं है आप अगले दिन अगर आप अपने सारा पैसा मार्केट में लगा देते हैं, आप देखते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़, कब मार्केट गिरे कब हम लगाएं, वैसे ही काम होता है। तो शुरू के 2-3 महीने तो सभी फंड्स यहाँ पे अंडर परफॉर्म करते हैं, और जैसे ही वो फिर परफॉर्मेंस होने लगती है फिर अपन को पैसा लगाना चाहिए। जनरली मेरी ये राय रहती है। 3 महीने में आप 4 महीने में ये भी देख सकते हो कि फंड ने कैसी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है या नहीं दी है, तो वो सब चीज़ें होती है। और इस IPO में लगाना है या नहीं लगाना है, तो इस बेसिकली म्यूचुअल फंड में लगाना है या नहीं लगाना है, तो मेरी ये राय रहेगी, देखिए थोड़ा बहुत अपना एक्सपोजर आप ले सकते हैं। और इसमें जो की यहाँ पे प्रॉब्लम रही है कि इसने अंडर परफॉर्म किया है, और
ये जो म्यूचुअल फंड है ये तब अच्छा परफॉर्म करेगा जब आईपीओ ज़्यादा आएंगे, आईपीओ तब ज़्यादा आएंगे जब बुल मार्केट चल रहा है। बियरिश मार्केट में हो सकता है ये म्यूचुअल फंड थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दे, और इसने अपने मेन इंडेक्स जो कि मैं मानता हूँ बीआईसी आईपीओ इंडेक्स से यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखिएगा, हमने जब इसका यहाँ पे कंपैरिजन किया था बीएसई आईपीओ इंडेक्स से विजा विज अपने एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड म्यूचुअल फंड को। चलिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बढ़िया बढ़िया कंपनीज में पैसा लगाओ, पेनी स्टॉक्स में पैसा मत लगाओ। थैंक यू सो मच। कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन कैपिटल एप्रिसिएशन। रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिटर्न ऑन कैपिटल। थैंक यू।